नमस्ते दोस्तों। मनुष्य के जीवन में कभी भी समस्याएं या फिर कहें चुनौतियां कभी भी यूं ही नहीं आया करती है। इसके आने में एक संदेश छिपा होता है कि आने वाले समय में आपको जीवन में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब हवा चलती है तो हमेशा जो है हवा एक ही दिशा में नहीं चलती है। उसका दिशा जो है वो समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। इसलिए जो है अगर आपके जीवन में भी कोई समस्या आई है या किसी एग्जाम में आप फेलुअर हुए हैं तो उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। उस पे विजय प्राप्त करने की आवश्यकता है। क्या कमियां रह गई थी उसको अच्छे तरीके से चिन्हित कीजिए, ठीक है, और कठिन परिश्रम करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं, जिससे आप अपने जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इसी के साथ आज का हम लोग डिस्कशन शुरू कर लेते हैं। आज का डेट है 23 अप्रैल 2024 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में, जिसमें पहला आर्टिकल है कि सुप्रीम कोर्ट में एमिकस क्यूरी की रिपोर्ट आई है, जिसमें कहा गया है कि आपराधिक मामलों के जितने भी आरोपी थे, ठीक है, उनका आरोप साबित नहीं हुआ था। ये ध्यान रखिएगा, जितने भी अपराधी थे जो 17वें लोकसभा इलेक्शन में भाग लिए थे और उन्होंने चुनाव भी जीता था, तो वो अधिक सीट जीते थे। इसमें सिंपली कहा जाता है कि 17वें लोकसभा के चुनाव में जितने भी अपराधी प्रतिनिधि थे जो लोकसभा के चुनाव में भाग लिए थे, वो आम प्रतिनिधि की तुलना में ज्यादा विजयी रहे थे, ठीक है। जो ईमानदार व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, समय से कार्य करते हैं, हर एक चीज पारदर्शी रखते हैं, वो उतना विजयी नहीं हुए थे 17वीं लोकसभा में। वहीं जितने भी अपराधी थे वो ज्यादा विजयी हुए थे, ठीक है। तो इस आर्टिकल में मेनली यही कहा जाता है कि अभी 18वां लोकसभा का चुनाव चल रहा है। एक फेज का चुनाव हो गया है जिसमें 102 सीटों की अभी चुनाव हो गई है पहले फेज में। इसलिए इस आर्टिकल में कहा जाता है कि मतदाताओं के लिए बहुत ही आवश्यक है जानना कि जितने भी प्रतिनिधि जो हैं उनके क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, उनका आपराधिक बैकग्राउंड क्या है। उनकी आपराधिक बैकग्राउंड से संबंधित जानकारी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। ऐसे स्थानीय लोग जरूर ही अवगत होते हैं, जो भी प्रतिनिधि वहां से खड़े होते हैं उनके बारे में हर एक बैकग्राउंड को जानते हैं, फिर भी जो है अपनी जाति और धर्म के आधार पर उन्हें वोट देते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है जनता ही सबसे बड़ा दोषी होता है अगर कोई भी अपराधी चुनाव में चुनकर आ जाता है, ठीक है। इसलिए जनता को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने के लिए इसमें राइटर के द्वारा कहा जा रहा है। और इस आर्टिकल में मेनली जो है हम लोग डिस्कस कर लेंगे एमिकस क्यूरी क्या होता है। ये मेनली जो है सहयोग करता है न्यायालय का, ठीक है। तो इसमें कहा जाता है कि लोकसभा का जो चुनाव है अभी 18वां लोकसभा का, उसमें पहला चरण हो चुका है जिसमें लगभग 1618 उम्मीदवार थे। वहीं दूसरा फेज होने वाला है, उसमें लगभग 1192 उम्मीदवार हैं। तो यही कहा जाता है इसमें राइटर के द्वारा कि लगभग 501, दोनों फेज को अगर मिला लिया जाए तो लगभग 501 यानी कि 18% जो उम्मीदवार हैं वो कहीं ना कहीं क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं, ठीक है। उनके खिलाफ जो है आपराधिक मामले पहले से हैं। उसमें भी लगभग 12% ऐसे हैं जिन पे गंभीर आपराधिक मामले लगे हुए हैं। इसलिए यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जितने भी मतदाता हैं उनको ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जा सके, खासकर जो उम्मीदवार उनके स्थान से खड़ा हुए हैं उनके आपराधिक बैकग्राउंड से अवगत हो सके, ठीक है। तो इस आर्टिकल को हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे कि एमिकस क्यूरी क्या होता है, उसके क्या उपयोगिता है, राजनीति का आपराधिकरण क्या है, ठीक है। उसके बाद राजनीति के आपराधिकरण के कारण क्या क्या है, जैसे कि मनी पावर हो गया, मसल पावर हो गया, ठीक है, बाहुबल हो गया, धन बल हो गया। इसके कारण जो है ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को भ्रमित किया जाता है, दबाव डाला जाता है अतिरिक्त। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मतदाताओं के पास कोई विकल्प ही नहीं बचता, क्योंकि सभी प्रतिनिधि उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है। तो हर एक चीज को इस आर्टिकल में हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है विकलांगता अधिकारों के लिए राजनीतिक स्थान, आशा की एक किरण। ये सिंपली जो आर्टिकल है कहीं ना कहीं पॉलिटिकल है, क्योंकि इसमें बात किया जा रहा है कांग्रेस और सीपीआई के मैनिफेस्टो की। इसमें जो है शामिल किया गया है आर्टिकल 15 में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करने की बात की गई। उसी में जो है कहीं ना कहीं विकलांगता को भी शामिल करने की बात की गई है। मेनली जो है इस आर्टिकल में यही बात की गई है कि जो हमारे संविधान का आर्टिकल 15 है, जिसमें क्लियर कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति को, कोई भी नागरिक को, ठीक है, क्योंकि आप लोग ध्यान रखिएगा 15, 16, 19, 29, 30 ये जो हैं सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, अपने देश के नागरिकों के लिए हैं ये पांचों आर्टिकल्स, ये जरूर याद रखिएगा। तो इसी में
15 और 16 की बात की गई है, जहां पे धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पे किसी भी भारत के नागरिक पे भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो इसी में जो है एक विकलांगता को भी शामिल किया जाएगा, जिससे कि किसी भी व्यक्ति को विकलांगता के आधार पर उनको भेदभाव का सामना नहीं करना पड़े। ठीक है, तो इसको भी विस्तार से पढ़ लेंगे। और इसी संबंध एक क्वेश्चन है, आप लोग को ध्यान होगा कि 2023 के पीटी में जो है अभी हाल ही में रिजल्ट आया है, उसी के पीटी में एक क्वेश्चन आया था जो कि फंडामेंटल राइट्स था। ठीक है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये क्या होता है? जैसे कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो अमेरिका से लिया गया है, वही प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ जो है वो यूके से लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का क्वेश्चन था, उसको भी हम लोग आज डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद 5 क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर से रिलेटेड डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करें, क्योंकि मैं प्रयास करता हूं कि जितने भी करंट से बन सकता है क्वेश्चन, खासकर यूपीएससी के पैटर्न से संबंधित, वो मैं 5 से 6 क्वेश्चन डेली का डेली डाल देता हूं। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला भी दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 14 वर्षीय बलात्कार पीड़िता को उसके मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए गर्भपात की अनुमति दे दी है, जो कि एमटीपी एक्ट के द्वारा कहा जाता है कोई भी महिला अगर एबॉर्शन कराना चाहती है तो उसका जो मैक्सिमम टेन्योर है, वो उसका जो ऊपरी सीमा है वो 24 सप्ताह का है। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक एग्जम्पशन दे दिया है, ये 14 वर्षीय जिसको बलात्कार किया गया था और उस पीड़िता को एबॉर्शन कराना है, एबॉर्शन कराने की अनुमति दे दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, इसको भी हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे, उसी के साथ साथ एमटीपी एक्ट भी विस्तार से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन, जिसमें हमारा पहला जो आर्टिकल है ये संबंधित है क्रिमिनल्स जो सबसे ज्यादा जो है इलेक्शंस में इन्वॉल्व हैं। ठीक है, यही बात यहाँ पे कहा जाता है कि एक्यूज्ड इन क्रिमिनल केसेज वॉन मोर सीट्स इन 17 लोकसभा चुनाव। ठीक है, यहाँ पे इसका सिंपल मतलब है कि बहुत से जो एक्यूज थे, जो क्रिमिनल केसेज में एक्यूज थे, वो बड़ी संख्या में सीट जीतने में सफल रहे थे 17वीं लोकसभा के चुनाव में, उनकी अगर तुलना किया जाए ईमानदार लोगों से, पारदर्शी लोगों से। ठीक है, तो यही बातों को यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में एमिकस क्यूरी की रिपोर्ट में कहा गया कि आपराधिक मामलों के अपराधियों ने 17वीं लोकसभा में अधिक सीटें जीती। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में एक न्याय मित्र, उसी को कहा जाता है एमिकस क्यूरी की रिपोर्ट में कहा गया है, जब 18वीं लोकसभा के लिए आम चुनाव का मतदान दूसरे चरण में आ गया। ठीक है, अभी पहला चरण हो चुका है ऑलरेडी 19 अप्रैल को। ठीक है, दूसरा चरण होने वाला है, उसी की बात यहाँ पे की जा रही है कि मतदाताओं के लिए यह जानने की सख्त जरूरत है कि उनका जो प्रतिनिधि है उसका कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड है या नहीं, तभी जाकर वो अपने आने वाले भविष्य के लिए एक सही प्रतिनिधि चुनने में सफल हो पाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर लोकतंत्र के सिद्धांतों को सही तरीके से सुरक्षित रखना है तो नागरिकों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं नागरिक भी बहुत ज्यादा जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि नागरिक भी जो है पैसे लेकर या फिर जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, अंधविश्वास में भी बहुत बार मतदान कर देते हैं और उसके जस्ट 6 महीना या 1 साल का टेन्योर पूरा होता है तो उसके बाद उस प्रतिनिधि का सही रूप दिखने लगता है। जैसे मैं एक गांव का एग्जाम्पल ले लेता हूं, एक मुखिया है। ठीक है, उसका ऐसा कहना है, उसका कोई साक्ष्य नहीं है, कि वो कुछ पैसे खर्च करके अपने गांव के सभी वोटर्स को खरीदा था। उसके बाद जो है राशन कार्ड बनवाना हो या फिर आधार कार्ड बनवाना हो तो उसके लिए जब भी महिलाएं, गांव की महिलाएं उसके घर पे जाती है कुछ साइन करवाने के लिए, एफिडेविट साइन करवाने के लिए, तो धुतकार कर भगा देता है। ठीक है, तो उसका कारण हम खुद हैं जो मतदाता हैं, क्योंकि आपने अपने प्रतिनिधि को सही तरीके से चयनित नहीं किया है। ठीक है, तो यही कारण जो रहता है, चाहे वो केंद्र का हो, लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव, सभी जगह परिणाम इसी तरह के देखे जाते हैं। ठीक है, तो इसी में आगे कहा जाता है कि मतदाताओं की सूचना का अधिकार उनके स्वतंत्र भाषण और अभिव्यक्ति के मूल अधिकार का हिस्सा है। इसलिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है कि प्रतिनिधियों के क्रिमिनल बैकग्राउंड को जान सके सभी मतदाता, उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे अभी हाल ही में जो है फर्स्ट फेज हो गया है लोकसभा का, तो आम चुनाव के पहले चरण में जिन 102 लोकसभा सीटों में से 42 सीट ऐसी है जिसमें सोच सकते हैं कि 102 में से लगभग 42 से सीटें ऐसी है जिनमें जिन प्रतिनिधियों पे 3 या अधिक उम्मीदवार आपराधिक मामले का सामना कर रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान दे सकते हैं कि लगभग 42 ऐसे सीट हैं जहां पे
उम्मीदवार जो हैं वहां पे 2 से 3 उम्मीदवार आपराधिक मामले का सामना कर रहे हैं। ठीक है, तो यहीं पे कहा जाता है अमिकस क्यूरी के द्वारा कि लोकसभा चुनाव 2024 के पहले और दूसरे चरण के लिए एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया है कि लगभग 2810 उम्मीदवार जो हैं शामिल होने वाले हैं फेज फर्स्ट और फेज टू में। ठीक है, जिसमें लगभग फेज फर्स्ट में 1618 उम्मीदवार थे और फेज टू में 1192 उम्मीदवार थे, जिसमें से लगभग 501 मतलब कि 18% उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले थे, जिसमें से 327 उम्मीदवार ऐसे हैं जिसके गंभीर आपराधिक मामले थे। ठीक है, और 5 को जो है कारावास की सजा भी हुई थी। अब जान लेते हैं हम लोग एमिकस क्यूरी होता क्या है। तो सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामलों को तेजी से निपटाने के लिए विशेष अदालतें स्थापित करने में अदालत की मदद करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एमिकस क्यूरी की नियुक्ति की गई है। ठीक है, यह प्रवृत्ति जो है राजनीति के आपराधिकरण की बढ़ती घटनाओं को उजागर करता है। ठीक है, ये जो है लगातार क्रिमिनल्स जो इन्वॉल्व होते हैं इलेक्शंस में, भाग लेते हैं इलेक्शंस में, कहीं ना कहीं जो है वो चुनाव की प्रकृति को प्रभावित करता है, इसलिए जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एमिकस क्यूरी को नियुक्त किया जाता है। तो एमिकस क्यूरी उसी को कहा जाता है अदालत का मित्र। वह व्यक्ति होता है जो किसी मामले में पक्षधर नहीं होता, वो पूर्णतः जो है निष्पक्ष होता है और किसी पक्ष द्वारा उनका अनुरोध भी किया जा सकता है या नहीं भी किया जा सकता है, जो मुद्दों पर जानकारी, विशेषज्ञता और प्रभाव प्रदान करके अदालत की सहायता करने का प्रयास करते हैं एमिकस क्यूरी के द्वारा। ठीक है, ये जो मेनली जो है जितने क्रिमिनल्स इन्वॉल्व होते हैं इलेक्शंस प्रोसेस में उसको उजागर करते हैं सुप्रीम कोर्ट के समक्ष। अब देख लेते हैं कि राजनीति का आपराधिकरण क्या होता है। राजनीति के आपराधिकरण का क्या अर्थ है सिंपली। ठीक है, तो राजनीति में अपराधियों की भागीदारी जिसमें अपराधी चुनाव लड़ सकते हैं और संसद और राज्य विधान मंडल के सदस्य के रूप में निर्वाचित हो सकते हैं। सिंपली यहाँ पे यही बात कहा जाता है कि जो अपराधी हैं जिन पे अभी सजा निर्धारित नहीं हुआ है कोर्ट के द्वारा, ठीक है, सिंपली जो है अपराध का मामला चल रहा है कोर्ट में, फिर भी अगर वो राजनीति में भाग लेते हैं और जीत जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं देश की राजनीति में शामिल हो जाते हैं। इसी को कहा जाता है राजनीति के आपराधिकरण। यह मुख्य रूप से राजनेताओं और अपराधियों के बीच साठगांठ के कारण होता है। तो आपराधिक उम्मीदवारों की अयोग्यता के कानूनी पहलू क्या है, तो इस संबंध में भारतीय संविधान यह निर्दिष्ट नहीं करता है, ठीक है, कि क्या अयोग्यता के कानून है। यहाँ पे किसी भी व्यक्ति को संसद, विधानसभा या किसी अन्य विधायिका के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य कैसे ठहराया जाए, ऐसा संविधान में कुछ भी शामिल नहीं किया गया है। तो देख सकते हैं इसमें जितने भी प्रतिनिधि खड़ा होते हैं चुनाव के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कैसे कैसे जो है उनके लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए थे। जैसे 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी प्रतिनिधि चुनाव में भाग लेते हैं उनके लिए एक एफिडेविट फाइल करने की बात की गई, जिसमें कहा गया कि उनके जितने भी क्रिमिनल केसेज हैं उनका सही तरीके से विवरण दें, अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का विवरण दें और अपने संपत्तियों का विवरण दें, ठीक है, जिससे कि सभी मतदाता आपके बैकग्राउंड को अच्छे तरीके से जान सके। उसके बाद 2013 में एमपीज और एमएलओ को भी डिस्क्वालीफाई करने के लिए यहाँ पे कहा गया, अगर कोई भी जिसकी जानकारी जो है सही रूप से नहीं दी गई है, ठीक है। उसके बाद सितंबर 2013 में ही नन ऑफ द एबव मतलब कि नोटा लाया गया, लेकिन इसकी व्यवहार्यता अभी भी भारत में नहीं है, क्योंकि इसकी मुख्य विशेषता तब होती जब अगर 51% लोग जो है वोट दे देते नोटा को, तो वहां पे फिर से चुनाव निर्धारित किया जाता। लेकिन भारत में ऐसी प्रवृत्ति नहीं है। अगर 60% भी नोटा पे बटन दबा दिया गया और 40% ही वोटिंग हुई है, तो 40% में ही जो सबसे ज्यादा वोट हासिल करेगा वही वहां पे चुन लिया जाएगा, ठीक है। इसलिए जो है नोटा की व्यवहार्यता अभी भारतीय राजनीति में नहीं है, ठीक है। यही सारी चीजें हैं यहाँ पे कैसे कैसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, खास के जो चुनाव प्रतिनिधि होते हैं उनके लिए। तो राजनीति का उसी के बाद यहाँ पे क्या क्या कहा गया है आरपीए एक्ट में, आरपीए एक्ट 1951 में, जिसमें किसी व्यक्ति को विधायिका का चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित करने के मानदंड का उल्लेख किया गया है, ठीक है। आरपीए एक्ट 1951 में ही जो है किसी भी एमपी के चुनाव मतलब कि लोकसभा के चुनाव के लिए कोई भी प्रतिनिधि को अयोग्य करने का मानदंड का यहाँ पे उल्लेख किया गया है। अधिनियम की धारा 8 यानी कि कुछ अपराधों के लिए दोषी ठहराए जाने पर अयोग्यता, जिसके अनुसार 2 साल से अधिक की जेल की सजा वाला व्यक्ति जेल की सजा समाप्त होने के बाद 6 वर्षों तक वो चुनाव नहीं लड़ सकता है, ठीक है, चुनावी प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकता है।
तो कानून उन व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकता है जिनके खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं। इसलिए आपराधिक मामले वाले उम्मीदवारों की अयोग्यता इन मामलों में उनकी सजा पर निर्भर करती है। ठीक है, मतलब कि 2 साल से अगर कम होता है सजा तो उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। 2 साल से ज्यादा होता है सजा तो फिर जाकर जो है उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी और आने वाले 6 वर्षों तक वो चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। ठीक है, तो ये आरपीआई एक्ट ध्यान रखिएगा, आरपीआई एक्ट 1951 की धारा 8। अब देख लेते हैं कि राजनीति के आपराधिकरण के क्या कारण हैं, जैसे कि प्रवर्तन की कमी, इन्फोर्समेंट की कमी, कानूनों और निर्णयों को लागू करने की कमी के कारण ही कई कानूनों और अदालती फैसलों से ज्यादा नहीं मदद मिल पाती है। निहित स्वार्थ, राजनीतिक दलों द्वारा मैदान में उतारे गए उम्मीदवारों के संपूर्ण आपराधिक इतिहास का प्रकाशन बहुत प्रभावी नहीं हो सकता, क्योंकि मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा, यही बात मैं शुरुआत से ही कह रहा हूं कि मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा जो है वो जाति या फिर धर्म जैसे सामुदायिक हिस्सों के संकीर्ण चश्मे से वोट देता है। ठीक है, बस वो जाति और धर्म से प्रेरित होकर ही किसी को भी वोट दे देता है। अभी हाल का ही एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मैं एक बार ट्रेन से जा रहा था, उस समय जो है बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला था, तो मैं सिंपली पूछा कि आप किसको वोट देंगे। तो यहाँ पे जिस व्यक्ति का भी नाम लिया गया वो सिर्फ और सिर्फ, मैं पूछा कि इसका क्या कारण है, तो उसने कहा बस मैं उसके जात का हूं इसलिए मैं उसे वोट दूंगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें ही बदलनी होगी, तभी जाकर जो है हम लोग एक स्वच्छ चुनाव को यहाँ पे संपन्न कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्यों होता है राजनीति के आपराधिकरण, इसका मुख्य कारण जो है बाहुबल। ठीक है, मसल पावर या फिर धन बल, मनी पावर का उपयोग सबसे ज्यादा होता है देश में। गंभीर रिकॉर्ड वाले उम्मीदवार अपनी सार्वजनिक छवि के बावजूद अच्छा प्रदर्शन करते दिख रहे हैं, जिनका मुख्य कारण है अपने स्वयं के चुनाव को वित्तपोषित करने और अपनी संबंधित पार्टियों के लिए पर्याप्त संसाधन लाने की उनकी क्षमता। इसके अलावा और भी एक कारण होता है, कभी कभी मतदाताओं के पास कोई भी विकल्प नहीं बचता है, क्योंकि सभी प्रतिनिधि उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड होते हैं, इसलिए पता ही नहीं चलता है कि कौन सा व्यक्ति सही है, सभी तो सभी गलत ही है। ठीक है, इसलिए जो है कभी कभी नोटा दबाया जाता है, लेकिन नोटा की अभी तक जो है व्यवहार्यता भारतीय राजनीति में नहीं आई है। उसके बाद स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांत के विपरीत। ठीक है, यहाँ पे सिंपली कहा जाता है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांत के विपरीत भी बहुत से कार्य देश में होते हैं। यह मतदाताओं की उपयुक्त उम्मीदवार चुनने की मदद को सीमित करता है। यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लोकाचार के खिलाफ है, जो लोकतंत्र का आधार है। ठीक है, उसके बाद सुशासन को भी प्रभावित करता है। बड़ी समस्या यह है कि कानून तोड़ने वाले कानून निर्माता बन जाते हैं। यहाँ पे यही बात कहा जाता है कि कानून तोड़ने वाले कानून निर्माता बन जाते हैं, क्योंकि ये जो अपराधी हैं ऑलरेडी उनके ट्रायल चल रहे हैं कोर्ट्स में, अब फिर भी जो है वो चुनाव जीतकर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हैं, जो कानून बनाता है देश के लिए। तो इसे सुशासन देने में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की प्रभावशीलता प्रभावित हो जाती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये अस्वस्थ प्रवृत्तियां भारत के राज्य संसाधनों की प्रकृति और इसके निर्वाचित प्रतिनिधियों की गुणवत्ता की खराब छवि को प्रदर्शित करता है। ठीक है, निर्वाचित प्रतिनिधियों की गुणवत्ता की खराब छवि को प्रदर्शित करता है, क्योंकि हमारी जो कहीं ना कहीं चुनावी प्रक्रिया है इसे नजरअंदाज कर देती है, तभी तो इतनी बड़ी संख्या में जो है अपराधी चुनाव में शामिल होते ही हैं और जीत भी जाते हैं और बहुत बड़े पद पे वो आ भी जाते हैं, जिससे कि देश के लिए बड़े निर्णय में उनका योगदान होने लगता है। तो लोक सेवकों की ईमानदारी को भी प्रभावित करते हैं। इससे चुनाव के दौरान और उसके बाद काले धन का प्रचलन बढ़ जाता है। इसी के परिणाम स्वरूप समाज में भ्रष्टाचार बढ़ता है और लोक सेवकों के कामकाज पर भी असर पड़ता है। सामाजिक वैमनस्य का कारण बन जाता है। यह समाज में हिंसा की संस्कृति का परिचय देते हैं और युवाओं के अनुसरण के लिए एक बुरी मिसाल कायम करते हैं। ठीक है, कि मतलब कि अगर हम इतना ज्यादा पढ़ लिख लिए और कहीं प्राइवेट जॉब प्राप्त कर लिए, ठीक है, फिर भी जो है उसे गांव में कोई भी इज्जत नहीं दे रहा है, लेकिन वो एक सम्मानपूर्ण जीवन जी रहा है। अगर वहीं देखें तो एक नेता जो कि पहले से ही उस पर मर्डर केस चल रहा है या फिर वो पहले से ही और बार जेल जा चुका है, लेकिन जैसे ही वो एमएलए या एमपी या फिर मुखिया का चुनाव ही जीत जाता है तो उसका समाज में बहुत ज्यादा महिमा मंडन होने लगता है। तो ये कहीं ना कहीं जो हमारे युवा हैं उसके लिए एक बुरा मिसाल कायम करते हैं और शासन प्रणाली के रूप में लोकतंत्र में लोगों के विश्वास को भी कम करने का प्रयास करते हैं। इस तरह का जो आपराधिकरण बढ़ रहा है हमारे देश की राजनीति में। अब देख लेते हैं राइटर के द्वारा क्या कहा जाता है कि इसको सुधारा कैसे जाए, वे फॉरवर्ड क्या है। तो चुनाव का राज्य वित्त पोषण, चुनाव सुधारों पर विभिन्न समितियां जैसे कि दिनेश गोस्वामी या फिर इंद्रजीत समिति ने कहा है कि चुनाव के राज्य वित्त पोषण की सिफारिश की है, जिससे कि
काले धन के उपयोग का काफी हद तक अंकुश लगेगा और इससे राजनीतिक आपराधिकरण को सीमित करने में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। और चुनाव आयोग को मजबूत बनाना, अभी तो चुनाव आयोग और ज्यादा कमजोर होता जा रहा है क्योंकि इसमें जो है रूलिंग पार्टी, यहाँ पे किसी पार्टी की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे रूलिंग पार्टी जो भी केंद्र में है उसका कहीं ना कहीं यहाँ पे झुकाव रहेगा, क्योंकि जहां पे इलेक्टिंग पैनल है हमारा, सिलेक्शन करते हैं, सिलेक्शन कमेटी है जिसमें इलेक्शन कमीशन के, चाहे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या फिर इलेक्शन कमिश्नर हो, उनकी अपॉइंटमेंट एक 3 मेंबर्स की सिलेक्टिंग पैनल करते हैं जिसमें से 2 मेंबर जो हैं वो रूलिंग पार्टी के हैं। तो कहीं से भी जो चुनाव आयोग है वो मजबूत नहीं है, ये कहीं ना कहीं एक पक्षीय प्रवृत्ति को दिखाता है, एक पक्षीय झुकाव को दिखाता है। ठीक है, तो स्वच्छ चुनावी प्रक्रिया के लिए राजनीतिक दल के मामलों को विनियमित करना भी आवश्यक है। अतः भारत निर्वाचन आयोग को सशक्त बनाना आवश्यक है। उसके बाद मतदाताओं को लगातार सतर्क करने की आवश्यकता है। मतदाताओं को चुनाव के दौरान धन, उपहार और अन्य प्रलोभन के दुरुपयोग के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता है। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। फिर भी जो है जनता जानबूझकर भी बहुत से ऐसे कार्य करते हैं। न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका क्या है? तो राजनीतिक अपराधीकरण और भारतीय लोकतंत्र पर इसके बढ़ते हानिकारक प्रभावों को रोकने के लिए राजनीतिक दलों की अनिच्छा को देखते हुए भारतीय अदालतों को अब गंभीर आपराधिक आरोपों वाले लोगों को चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो है हमारे देश के राजनीति के जो मूल भाव हैं उसको कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि राजनीति हमारे देश के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ है, यही हमारे लोकतंत्र का स्तंभ है। अगर इसमें अपराध ज्यादा से ज्यादा, आपराधिक विचारधारा ज्यादा से ज्यादा शामिल हो जाता है, जो हमारे आने वाले भविष्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकता है। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा आर्टिकल जिसमें हमने डिस्कस किया एमिकस क्यूरी की रिपोर्ट, जिसमें कहा गया है कि जो सिंपल लोग थे, जो ईमानदार लोग थे, उनकी तुलना में जो है जो अपराधी चुनाव में खड़ा हुए थे, खास के 17वें लोकसभा के चुनाव में, वो ज्यादा विजयी हुए थे चुनाव में। वही यहाँ पे 18वें लोकसभा की बात की जा रही है जहां पे फेज 1 और फेज 2 में लगभग 2810 कैंडिडेट शामिल होंगे, उसमें से 501 जो कैंडिडेट हैं वो कहीं ना कहीं क्रिमिनल बैकग्राउंड से संबंधित है, उसमें से भी लगभग 327 जो हैं वो गंभीर आपराधिक मामले में संलग्न है। तो ये सभी चीजों को ध्यान रखना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को निष्पक्ष वोट करना चाहिए, अपने भविष्य को ध्यान में रखकर वोट करना चाहिए। ये नहीं कि किसी के धर्म और जाति से प्रेरित होकर किसी भी प्रतिनिधि को चुनना आपके भविष्य के लिए ही हानिकारक है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसे ये भी मेनली जो है एक पॉलिटिकल आर्टिकल ही है। यहाँ पे सिंपली जो है एक कांग्रेस और सीपीआई का मैनिफेस्टो में मेनली कहा गया है कि आर्टिकल 15 जो है उसमें विकलांगता को भी शामिल किया जाए, क्योंकि विकलांगता के आधार पर भी किसी व्यक्ति को भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। उसी को हम लोग विस्तार से देख लेते हैं कि चुनावी मौसम के दौरान घोषणा पत्र जारी होने पर विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर शायद ही कभी चर्चा होती। हालांकि संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 के तहत भेदभाव के लिए एक विशिष्ट आधार के रूप में विकलांगता को शामिल करने के कांग्रेस और सीपीआई के वादे ने विकलांगता अधिकार आंदोलन के भीतर एक आशा पैदा कर दिया है। ठीक है, एक उम्मीद पैदा कर दिया है, जो वर्तमान में, अगर वर्तमान में हम लोग देखें आर्टिकल 15 और 16 में, तो यहाँ पे क्लियर कहा जाता है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या फिर उनमें से किसी एक के आधार पर किसी भी नागरिक का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इसी में स्पष्ट रूप से विकलांगता शामिल नहीं है। इसी को शामिल करने के लिए यहाँ पे घोषणा पत्र में शामिल किया गया है कांग्रेस और सीपीआई के द्वारा। ठीक है, उसी के बाद राजनीतिक इच्छा शक्ति की क्या संभावना है, तो कांग्रेस और सीपीआई के घोषणा पत्र में किए गए वादों ने एक ऐसे युग का संकेत दिया है जहां विकलांगता अधिकार आंदोलन की मांग पर कार्रवाई करने के लिए एक स्पष्ट राजनीतिक इच्छा शक्ति है, और भारत में विकलांगता अधिकार संगठन इस मांग के पीछे अपनी लगातार और आक्रामक वकालत के लिए उचित श्रेय के पात्र है। ठीक है, तो यहाँ पे मांग कब से शुरू हुई, तो फरवरी 2024 में विकलांग लोगों के लिए रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, तो इसी को कहा जाता है NCPEDP, मतलब कि नेशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर डिसेबल्ड पर्सन। ठीक है, तो इसी की बात की जा रही है। इसी के द्वारा कहा गया है कि विकलांग व्यक्तियों के लिए और उनके द्वारा एक घोषणा पत्र जारी करके अपनी तरह की पहली पहल शुरू कर दी है, जिसने राजनीतिक आग्रह किया है और पार्टियां जो है वो विकलांग समुदाय के मुद्दों को प्राथमिकता दे और उनका समाधान करे। तो आशा तो यही है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि घोषणा पत्र जो सिर्फ और सिर्फ जारी किया जाता है किसी भी राजनीतिक पार्टी के द्वारा, वो सिर्फ और सिर्फ अपने हित को साधने के लिए, चुनाव जीतने के लिए ही जारी किया जाता है, उसका आने वाले भविष्य से कोई भी लेना देना नहीं होता है। ठीक है, तो
आशा तो यही है कि अन्य दल भी इसका अनुसरण करें और भारत के चुनावी लोकतंत्र में चुनावी वादों का पालन कम ही होता है, लेकिन इसके बावजूद ये वादे उम्मीद जगाते हैं कि आंदोलन को अब इस मांग के संबंध में राजनीतिक उदासीनता का सामना नहीं करना पड़ेगा और भारत इस विषय पर ओवरटर्न विंडो को स्थानांतरित करने के लिए तैयार है। सिंपली जो है आर्टिकल 15 और 16 में जो है विकलांगता शब्द को शामिल करने की यहाँ पे मांग की गई है विकलांग समुदाय के द्वारा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद बढ़ते हैं, इसे संबंधित एक क्वेश्चन है क्योंकि ये फंडामेंटल राइट से संबंधित पिछला आर्टिकल था और ये क्वेश्चन जो है 2023 में आया था। ठीक है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, संक्षेप में इसी को कहा जाता है कानून की उचित प्रक्रिया का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए है प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत, ऑप्शन बी है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ऑप्शन सी है कानून का उचित अनुप्रयोग, ऑप्शन डी है कानून के समक्ष समानता। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, कानून का उचित अनुप्रयोग। उसी को कहा जाता है फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ। इसी को हम लोग विस्तार से देख लेते हैं। इसमें कहा जाता है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया और कानून की उचित प्रक्रिया। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को कहा जाता है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ उसी को कहा जाता है कानून की उचित प्रक्रिया। तो ये जो है यूएसए के द्वारा दिया गया है और प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जो है वो यूके के द्वारा दिया गया है। तो इसके बीच अंतर यह है कि पहले के तहत केवल कार्यपालिका के निर्णयों को अदालतों द्वारा निष्पक्षता की कसौटी पर परखा जाए, लेकिन दूसरे के तहत, ठीक है, पहला जो ये था और दूसरा ये है, ठीक है, ये ध्यान रखें, दूसरे के तहत अदालतें जो है वो निष्पक्षता की जांच करेगी, न केवल कार्यपालिका के निर्णय बल्कि विधायिका द्वारा पारित कानून के निर्णय भी, ठीक है, यहाँ पे निष्पक्षता की जांच की जाएगी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के द्वारा। अब कानून की उचित प्रक्रिया क्या होती है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, तो कानून की उचित प्रक्रिया एक कानूनी सिद्धांत है जिसके लिए सरकारों को व्यक्तियों को उनके जीवन, स्वतंत्रता या संपत्ति से वंचित करते समय निष्पक्ष और उचित प्रक्रियाओं का पालन करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए ही सरकारों को ऐसे कानून पारित करने की आवश्यकता है जो उचित हो, ठीक है, और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास कानून की उचित प्रक्रिया का उल्लंघन करने पर कानूनों को असंवैधानिक घोषित करने की शक्ति है। इसका मतलब यह है कि न्यायालय उन कानूनों को रद्द कर सकता है जो अनुचित, अन्यायपूर्ण या फिर अनुचित है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल जैसे कि 15-16 हो गया, ठीक है, 20, 21, 22 ये सभी इंपॉर्टेंट है। 19 से तो लगातार हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद 32, ठीक है, रेट से भी क्वेश्चंस लगातार आते हैं। 32 के बाद पूरा का पूरा 35 तक जरूर देखिएगा, यहां से सवाल बनते हैं यूपीएससी के। उसके बाद 12, ठीक है, स्टेट को डिफाइन किया गया है। ये सारी चीजें 13 पे बहुत ज्यादा लड़ाई हुई थी, आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 दोनों पे बहुत समय तक विरोध रहा था। तो हर एक चीज को अच्छे तरीके से पढ़िए, ठीक है। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है, सुप्रीम कोर्ट अलाउज टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ऑफ माइनर रेप सर्वाइवर। यहाँ पे सिंपली कहा जाता है कि एक 14 वर्षीय नाबालिग एक बच्ची है, ठीक है, जिसपे रेप किया गया था और उसके बाद जो है वो प्रेग्नेंट हो गई। उसे 24 वीक के बाद पता ही चला है, ठीक है, 24 वीक के बाद पता ही चला, जिसके कारण जो है एमटीपी एक्ट में जो अपर कैप है, ठीक है, अपर कैप जो है 24 वीक का ही है कि 24 वीक तक ही कोई भी महिला अपना अबॉर्शन करवा सकती है। लेकिन ये बच्ची जो है अप्रोक्स 30 वीक की प्रेग्नेंट हो चुकी है। इसके लिए ही सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे अबॉर्शन कराने का अधिकार दे दिया है इस बच्ची के लिए, ठीक है। तो उसी की बात यहाँ पे इस आर्टिकल में की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने 22 अप्रैल को संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत, ये याद रखेगा, अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए महाराष्ट्र में 14 वर्षीय बलात्कार पीड़िता की गर्भावस्था की चिकित्सीय समाप्ति की अनुमति देने के लिए पूर्ण निर्णय किया है, ठीक है। तो यहां से भी ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 142 यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। तो यौन उत्पीड़न से उत्पन्न उसकी गर्भावस्था 30 सप्ताह के करीब है और नाबालिग को अपनी स्थिति के बारे में बहुत देर से पता चला, ठीक है। तो यह राहत दुर्लभ है क्योंकि एमटीपी एक्ट के द्वारा कहा जाता है कि कोई भी विवाहित महिलाओं के साथ साथ विशेष श्रेणियों की महिलाएं, जिसमें बलात्कार पीड़िताएं और अन्य कमजोर महिलाएं भी शामिल हैं, विकलांग और नाबालिग के लिए भी गर्भावस्था को समाप्त करने की जो ऊपरी सीमा है वो 24 सप्ताह है। उसी के लिए जो है ये महिला, ये बच्ची जब केस करने गई उस समय ही इसका प्रेगनेंसी समय जो है 24 वीक से ज्यादा हो चुका था, लगभग 30 वीक का हो ही चुका है, ठीक है।
इसलिए जो है एक बहुत ही असाधारण यहाँ पे निर्णय दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो देख सकते हैं एमटीपी एक्ट क्या होता है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो कुछ चीजें हैं, पहले जो है एमटीपी एक्ट 1971 आया, उसके बाद जो है इसका संशोधन किया गया 2021 में। ठीक है, पहले जो था सिर्फ और सिर्फ एमटीपी एक्ट जो था मैरिड वुमेन्स के लिए था, अब जो है इसमें अनमैरिड वुमेन को भी शामिल कर लिया गया है। ठीक है, यही कुछ चेंजेस किए गए हैं, सारी चीजें ध्यान रखेगा। तो आरएमपी जो सिंपली होता है एक मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है हु हैज ए रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल क्वालिफिकेशन, उसके पास जो है एक मेडिकल क्वालिफिकेशन होता है डिफाइंड इन क्लॉज एच ऑफ सेक्शन 2 ऑफ इंडियन मेडिकल काउंसिल 1956। ठीक है, उसके द्वारा जो है ये रजिस्टर्ड होता है आरएमपी। ठीक है, वही जो है अबॉर्शन करने के लिए जो है अधिकृत किया गया है, जिसके पास हु हैज सच एक्सपीरियंसेस और ट्रेनिंग इन गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक एज प्रेस्क्राइब्ड बाय रूल मेड अंडर द एक्ट। ठीक है, इसलिए जो है ये जरूरी था जानना कि आरएमपी होता क्या है। अब देख लेते हैं नाबालिग के लिए हर घंटा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ऐसा न्यायालय के द्वारा कहा गया है। इस मामले में अपराध की मतलब कि एफआईआर भी गर्भावस्था के लिए अनुमान्य 24 सप्ताह की सीमा के बाद 20 मार्च को ही पहली बार एफआईआर कराया गया था। ठीक है, तो एफआईआर में आईपीसी की धारा 376 बलात्कार और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया गया था। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा कहा गया है कि एक मेडिकल बोर्ड की सिफारिश से सहमत हुए और नाबालिग की इच्छा के विरुद्ध गर्भावस्था जारी रखने से उसके, यहाँ पे कहा जाता है कि अगर बच्ची का एबॉर्शन नहीं हुआ, अगर गर्भावस्था जारी रहता है, उससे उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसी में जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं कि उसके नाबालिग के लिए हर घंटा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है उसके स्वास्थ्य के लिए। तो अदालत ने आदेश पारित करते हुए कहा है कि वह बाद में विस्तृत आदेश सुनाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिंपली कह दिया गया है अदालत के द्वारा कि औपचारिकताओं के कारण कोई भी चिकित्सा प्रक्रिया में देरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसी के अतिरिक्त जो है सॉलिसिटर जनरल के द्वारा कहा गया है कि न्याय मित्र के रूप में भी यहाँ पे सहायता मांगी गई थी। तो ये सारी चीजें जो है एक बहुत ही अच्छा निर्णय दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, जो वर्तमान परिस्थितियों के अनुकूल है। ठीक है, अभी क्या आवश्यक है उसको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उस विशेष केस को एक बहुत ही अच्छा निर्णय दिया है, जिससे उस बच्ची को न्याय मिलने में सफलता मिलेगी। अब देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है। जैसे कि हम लोग कल ही डिस्कस किए थे, घरेलू बचत जो है लगातार घटती जा रही भारत में, उसके क्या कारण है, उसी समय आज क्वेश्चन है कि घरेलू बचत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जिसमें पहला स्टेटमेंट है, इसका तात्पर्य जो है परिवार द्वारा करों का भुगतान करने और वस्तुओं और सेवाओं की खपत पर खर्च करने के बाद बचे हुए धन से है। ठीक है, उसका दूसरा स्टेटमेंट है, यह अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता बढ़ाने में एक प्रमुख चालक है। तीसरा स्टेटमेंट है, उच्च मुद्रास्फीति के साथ उच्च ब्याज दर घरेलू बचत को बढ़ाती है। तो उपरोक्त में से कितने कथन हैं जो गलत है? ठीक है, कितने कथन जो हैं वो गलत है, ये ध्यान रखिएगा। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही कथन गलत है, तीसरा। ठीक है, क्योंकि जब महंगाई बढ़ती है उससे घर का बचत घटता है, बढ़ता नहीं है, इसलिए जो है तीसरा शब्द गलत है। सिर्फ सिर्फ ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसमें सिंपली कहा जाता है कि घरेलू बचत का तात्पर्य जो है वो परिवार द्वारा करों या भुगतान करने और वस्तुओं और सेवाओं की खपत पर खर्च करने के बाद बचे हुए धन से संबंधित है, उसी को कहा जाता है घरेलू बचत, जब सभी खर्च के बाद जो धन बच जाता है। ठीक है, तो यह आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है, क्योंकि यह अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता बढ़ाने में एक प्रमुख चालक है। ठीक है, और उच्च उत्पादक क्षमता जो है वो अर्थव्यवस्था को मुद्रास्फीति के दबाव के बिना अधिक वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने की ओर ले जाती है। ठीक है, और तीसरा स्टेटमेंट इसलिए गलत है कि उच्च वास्तविक ब्याज दर जो है वो बचत को अधिक आकर्षित करती है, क्योंकि यदि मुद्रास्फीति भी अधिक है तो उच्च नाम मात्र ब्याज दर बेकार होगा। जब यह मुद्रास्फीति दर से कम है तो वास्तविक रिटर्न पैसे की क्रय शक्ति में गिरावट की भरपाई नहीं कर सकता, इसलिए जो है परिवार बचत करने में अनिच्छुक हो जाते हैं जब महंगाई बढ़ जाती है, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट गलत है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लामा 3 काफी चर्चा में था, यह निम्नलिखित में से किसका एक प्रकार है? इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसी को कहा जाता है लामा 3। तो इसको विस्तार से देख लेते हैं। हाल ही में मेटा, ठीक है, मेटा ने अपना सबसे सक्षम लार्ज लैंग्वेज मॉडल मेटा लामा 3 पेश किया है। तो लामा या फिर लार्ज लैंग्वेज मॉडल मेटा एआई, ठीक है, ये नाम याद रखेगा, मेटा एआई 2023 में मेटा एआई द्वारा शुरू किया गया एलएलएम लार्ज लैंग्वेज मॉडल का एक परिवार है। इसकी विशेषता क्या है? प्रदर्शन और एआई क्षमताओं के मामले में महत्वपूर्ण प्रगति के साथ यह सबसे परिष्कृत
मॉडल होने का भी दावा करता है। ठीक है, तो यह लामा 2 जो आर्किटेक्चर पर आधारित है, जिसके दो आकारों 8B और 70B मानदंडों में जारी किया गया है, और दोनों आकार एक बेस मॉडल है और एक निर्देश ट्यून किए गए संस्करण के साथ आते हैं, जिन्हें विशिष्ट कार्यों में प्रदर्शन बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया था, लामा 2। ठीक है, और कथित तौर पर निर्देश ट्यूशन संस्करण AI चैटबॉट, ठीक है, को सशक्त बनाने के लिए जो उपयोगकर्ताओं के साथ बातचीत करने में भी सक्षम है। ये ध्यान रखिएगा कुछ चीजें। ठीक है, LLM और लामा 3 जो मेटा के द्वारा लाया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये जो है लोकेशन से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि नागोर्नो काराबाख कॉन्फ्लिक्ट आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में है, उसी कारण जो है ये लोकेशन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कितने देशों की भूमि जो है वो आर्मेनिया की सीमा के साथ लगती है। तो जॉर्जिया, ईरान, अजरबैजान, रूस, तुर्की, अफगानिस्तान। तो कितने देशों की सीमा है जो लगती है? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ केवल 4 ही देश ऐसे हैं जिसकी सीमा जो है आर्मेनिया के साथ लगती है। यह ध्यान रखिएगा, इसी कहा जाता है नागोर्नो काराबाख क्षेत्र। ये ध्यान रखिएगा, जो 4 देश हैं जॉर्जिया, ईरान, अजरबैजान और तुर्की, इसको हम लोग फिगर में देख लेते हैं। जैसे तुर्की हो गया, यहाँ पे ईरान हो गया, ठीक है, अजरबैजान हो गया, उसके बाद ऊपर में जॉर्जिया हो गया। ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये जो है सबसे ज्यादा मामला है नागोर्नो काराबाख क्षेत्र का। ठीक है, ये जो क्षेत्र है यहाँ पे ही सबसे ज्यादा मामला है, डिस्प्यूट है। ठीक है, जहाँ पे जो है नागोर्नो काराबाख रीजन है 95% ऑफ द पॉपुलेशन एज इथिकली आर्मेनिया। यहाँ पे जो है इथिकली आर्मेनिया के पॉपुलेशन है एंड इज कंट्रोल्ड बाय देम बट इट इज इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड एज अ पार्ट ऑफ अजरबैजान। ठीक है, वहाँ पे लोग ज्यादातर जो है आर्मेनिया के रहते हैं, लेकिन यहाँ पे इंटरनेशनली डिजाइन किया जाता है, ये क्षेत्र जो कंट्रोल किया जाता है वो अजरबैजान का है। इसलिए जो है यहाँ पे लगातार विरोध प्रदर्शन होते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि आर्मेनिया जो है वो एक क्रिश्चियन मेजोरिटी है और अजरबैजान जो है वो मुस्लिम मेजोरिटी, इसलिए जो है डिस्प्यूट है रीजन के कारण। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में ये भी हम लोगों ने कल ही के आर्टिकल में डिस्कस किया था कि बासुकी इंडिकस ये जो है एक सांप होता है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया। ये जो होगा सबसे अब तक मौजूद सबसे बड़े सांपों में से एक जो है बासुकी इंडिकस का जीवाश्म कक्ष के गुजरात में पाया गया है, कक्ष के माइन में। ठीक है, तो ये थे आज के द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो हमने डिस्कस किए और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है, जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड थे। तो कैसा लगा आज का डिस्कशन, प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।